नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, समूचे विपक्ष ने आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को आईना तो दिखा दिया, अल्टीमेटली आईना दिखा दिया। और अगर सच कहूँ तो मिस्टर धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस देश के और राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, वाकई प्रॉब्लम में है। एक एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हैं, आप कह सकते हैं, एक शर्मनाक स्थिति में है। ऐसा कभी हुआ नहीं इसलिए। और प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज विपक्ष ने तय किया, जितनी भी पार्टियां थीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, लेफ्ट की पार्टीज़ हों, या फिर शरद पवार की पार्टी है, कांग्रेस है, लालू की पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ हैं अपोजिशन में, इंडिया अलायंस में, आज उन्होंने तय किया, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी। और वो जो एप्लीकेशन जिसे नोटिस कहते हैं, वो नोटिस अविश्वास प्रस्ताव का राज्यसभा सचिवालय में दे दिया। तो अब अविश्वास प्रस्ताव जो है उसका नोटिस दे दिया गया है धनखड़ साहब को। और आगे क्या होता है ये तो मोदी जी और अमित शाह तय करेंगे कि इस मामले को कैसे रोका जाए, कौन सी तिगड़म लगाई जाए, कौन सा खेल किया जाए। तो अब मोदी शाह को तय करना है कि आगे क्या होगा। बहरहाल एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा शुरू में ही, कि अपमान का घूंट ना सिर्फ धनखड़ साहब को पीना पड़ रहा है, मोदी और शाह ने भी कहीं ना कहीं अपमान का घूंट तो पिया है। अब उपराष्ट्रपति का हिसाब करने के बाद विपक्ष ने एक और बड़ा फैसला आज किया, बिग डिसीजन लिया विपक्ष ने। और वो डिसीजन ये है, हालांकि वो डिसीजन कांग्रेस का ही है फिलहाल, वो डिसीजन है इन साहब को, जी हाँ, ये जो सज्जन आपको दिख रहे हैं, जाना पहचाना चेहरा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। विपक्ष ने अब अगला निशाना इन पर साधा है, राजीव कुमार। और राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुर्खियों में हैं, खासकर महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा में जिस तरह से गड़बड़ी की रिपोर्ट आई है, फोकस कहीं ना कहीं राजीव कुमार पर गया है, जिसके बारे में विपक्ष का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि साहब कहीं ना कहीं ये मोदी के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, और इलेक्शंस में मोदी और अमित शाह और बीजेपी का साइड लेते हैं, विपक्ष की सुनते नहीं, किसी भी शिकायत पर अमल नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते, और जो भी डेटा इनसे मांगा जाता है, जो भी सवाल इनसे किया जाता है, उसका ये जवाब नहीं देते। जी हाँ, नेक्स्ट टारगेट आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जी हाँ, कांग्रेस का नेक्स्ट टारगेट। अब दोस्तों, खबर वाकई बड़ी है। इलेक्शन कमिश्नर इस देश के, उनको टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन पर निशाना साधा जा रहा है। और उसके लिए जो पृष्ठभूमि है, मैं आपसे चंद सेकंड लूँगा। दरअसल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की, शरद पवार से बातचीत हुई, उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई उसको लेकर अखिलेश यादव से बात हुई। उसके अलावा जो बाकी जो नेता हैं, खासकर कांग्रेस के, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा हैं जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, या फिर महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, चाहे वो बाला साहब थोराट हों या फिर नाना पटोले हों या बाकी नेता हों, सबसे राय शुमारी करने करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों स्टेट्स का जो इलेक्शन डेटा था, जो उपलब्ध था, उसके एनालिसिस कराई, फोरेंसिक एनालिसिस कराई। पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है। और मुझे ऐसा बताया गया है कि दुनिया के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बाकायदा उस डेटा को एनालाइज किया और कई चौंकाने वाली फाइंडिंग्स हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने, ये जो साहब हैं प्रवीण चक्रवर्ती, ये चेयरमैन हैं कांग्रेस की डेटा टीम, या आप कह सकते हैं डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, एक्सपर्ट हैं डेटा के। इनसे कहा कि आप राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी कह लीजिए, नोटिस कह लीजिए। तो आज एक चिट्ठी इन्होंने लिखी है प्रवीण चक्रवर्ती ने। कई चौंकाने वाले सवाल उसमें इन्होंने उठाए हैं, कुछ डेटा मांगा है। अब इस चौंकाने वाली चिट्ठी में जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें प्रवीण चक्रवर्ती ने कुछ तथ्य सामने रखे। उन्होंने कहा कि जो चुनाव हुआ विधानसभा का महाराष्ट्र में, इसमें 40 लाख न्यू वोटर, नए वोटर जो हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हो गई या उससे ज़्यादा, उनको जोड़ा गया है, नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 70 लाख, लेकिन जो वोट पड़े हैं वो 70 लाख ज़्यादा एक्स्ट्रा वोट पड़े, यानी 40 लाख लोग जोड़े गए,
वोट 70 लाख एक्स्ट्रा पड़े बजाय 40 लाख लोकसभा की तुलना में। एक डाटा इन्होंने और दिया, इन्होंने कहा कि साहब कुल मिलाकर 4.3%, 4.3% वोटर बढ़े हैं, लेकिन जो वोट पड़े हैं वो 13% ज़्यादा है। अब डेटा टीम का मानना है कि ये अनयूजुअल है, ये समझ से परे है कि इतना उछाल, इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड 4% तकरीबन वोट बढ़े हैं, लेकिन जो वोट पड़े हैं एक्स्ट्रा वो 13%, यानी कहाँ 4.3% और कहाँ 13%। अनयूजुअल ट्रेंड है ये, ऐसा नहीं देखा गया महाराष्ट्र में कभी। अब राजीव कुमार साहब के लिए शामत क्यों आने वाली है, प्रॉब्लम क्यों आने वाली है, वो इसी चिट्ठी में एक और फैक्ट है, एक और फैक्ट लिखा है। और ये फैक्ट मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं पहली बार उनकी मदद ली गई है डेटा को एनालाइज करने में, आंकड़ों को समझने में। और वो क्या है तथ्य, वो फैक्ट ये है कि महाराष्ट्र में 118 सीटें ऐसी थीं जहां पर 25,000 एक्स्ट्रा वोट पड़े, अतिरिक्त वोट पड़े। और जहां जहां अतिरिक्त वोट पड़े 118 सीटों में, इसमें से 102 सीटें, 118 में 102 सीटें बीजेपी ने जीत ली। यानी आप कह सकते हैं कि जहां पर 25,000 वोट बढ़े, जहां जहां 25,000, वहां वहां बीजेपी जीत गई। अब ये संयोग है, ये प्रयोग है, क्या है, इसके भी आंकड़े मांगे हैं राजीव कुमार से। और इन आंकड़ों के पीछे कांग्रेस ने इस बार बहुत होमवर्क किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस जड़ की जानकारी हो चुकी है जहां खेल हो रहा है। अब ये जो चिट्ठी है इसमें तीसरी बड़ी बात लिखी गई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विपक्ष ने 3 चीज़ें मांगी हैं मिस्टर राजीव कुमार से। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि साहब महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट है लोकसभा की, वो एक्सेल शीट में दीजिए, हमें आप पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं दीजिए। जो लिस्ट आपके कंप्यूटर में है, सिस्टम में, हमको वो लिस्ट हूबहू चाहिए। महाराष्ट्र की लिस्ट चाहिए वो वाली एक्सेल शीट में। हमको विधानसभा की सूची चाहिए, पूरी वोटर लिस्ट, कितने वोटर हैं, नाम पता सब कुछ। और वही लिस्ट चाहिए जो आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में। टाइप करके मत दीजिएगा, हमको कंप्यूटर वाली लिस्ट दीजिए एक्सेल शीट पर। और तीसरी चीज, बूथ वाइज हर बूथ पर कितने वोटर बढ़े, कौन वोटर हैं, उनके पते क्या हैं, हमको बूथ वाइज भी लिस्ट दीजिए। 3 चीज़ें मांगी हैं। और मुझे शाम तक ये किसी ने बताया, चुनाव आयोग के ही एक अधिकारी थे, कि हड़कंप मचा हुआ इस चिट्ठी के बाद, हड़कंप मचा है वहाँ पर। अब दोस्तों, कांग्रेस ने ये जो जानकारियाँ मांगी हैं राजीव कुमार और उनके साथियों से, इलेक्शन कमीशन से, उसके लिए हफ्ते भर का समय दिया, 1 वीक्स टाइम, 6-7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर आप हमें इन सवालों के, इन जानकारियों के आप पूरा ब्यौरा दीजिए। जो जानकारियां हमने मांगी सारा ब्यौरा दीजिए, डेटा दीजिए। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये डेटा देगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि जब जब इलेक्शन कमिश्नर से कोई सीरियस सवाल किया गया, कोई सीरियस बात पूछी गई उनसे, तो या तो वो टाल गए या फिर शेरो शायरी करने लगे, शायर बन जाते हैं तब वो। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अब दोस्तों, शेरो शायरी अपनी जगह है, बहानेबाजी अपनी जगह, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा शेयर किया, ये डेटा, ये जो आंकड़े हैं जो कांग्रेस मांग रही है, एक्सपर्ट्स मांग रहे हैं, अगर ये रख दिया, दे दिया, वाकई दे दिया जो कंप्यूटर के सिस्टम में, तो वाकई मुसीबत होगी मिस्टर राजीव कुमार के लिए, इनके साथियों के लिए। हो सकता है कई चीज़ें, कई राज खुलें, जिसका इंतज़ार हमें, आपको भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा रखने से जो मुसीबत होगी वो इसलिए कि कांग्रेस इस बार लोकल लेवल पे कोई एनालिसिस नहीं कर रही। दुनिया के सबसे बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक डेटा एक्सपर्ट्स, उसको कांग्रेस ने हायर किया है, उनकी मदद दी है। इसलिए कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ है। और तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं है, तैयारी आगे इस पूरे मामले को सड़क तक ले जाने की, गांव-गांव ले जाने की। इसलिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में
मिस्टर कुमार के लिए आ सकती है। अब दोस्तों, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, विधानसभा का पिछली बार का, या मध्य प्रदेश का हो, जहां पर एग्जिट पोल, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो हर हाल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और इसी तरह के आंकड़े एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया का था, उसमें कहा जा रहा था कि हरियाणा में भी हर हाल में, हर सूरत हाल में सरकार वहां पर भूपेंद्र हुड्डा की आनी, कांग्रेस की आनी। और महाराष्ट्र में जो लोकसभा के जिस तरह के नतीजे थे, जहां बीजेपी की चौतरफा हार हुई थी, सुपड़ा साफ कर दिया था, जहां महाविकास अघाड़ी ने, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और राहुल गांधी ने मिलकर, वहां पर प्रेडिक्शंस किए जा रहे थे कि बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है, बीजेपी 125 पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन बीजेपी ने इस बार सारे ही पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप है, शक है, शंका है, सब संदेह व्यक्त कर रहे हैं। गांव-गांव जो है मॉक पोलिंग की जा रही है, गांव में अलग अलग जगह विरोध हो रहा है, पार्टीज विरोध कर रही हैं। राहुल गांधी एक बहुत बड़ा देशव्यापी पूरा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं मशीनों को लेकर। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस समस्या का हल क्या है। मैंने कई एक्सपर्ट से बात करी, मशीनों के एक्सपर्ट से बात करी, चुनाव आयोग के फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर से बात करी, ब्यूरोक्रेट से बात करी, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करी, बीजेपी के कुछ लोगों से बात करी, और इसके अलावा जो सेफोलॉजिस्ट, जो चुनाव देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उनसे बात करी। और मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें हैं जो आने वाले समय में हो सकती। मेरा टेक इस पर क्या है, नंबर 1, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग आंकड़े नहीं देगा, बहुत मुश्किल है। चुनाव आयोग चुप ही रहेगा, शेरो शायरी करता रहेगा, इट विल बी साइलेंट, खामोश रहेगा। और जहां तक बीजेपी की बात है, टीम मोदी की बात है, टीम अमित शाह की बात है, तो मोदी की टीम यही कहेगी, देखिए साहब, झारखंड जीत गए तो वहाँ पर मशीनें ठीक थीं, जम्मू कश्मीर जीत गए तो वहाँ मशीनें ठीक थीं, और हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए तो मशीनें खराब हैं। तो बीजेपी ऑफिशियल स्टेटमेंट यही आएगा कि साहब, हताशा में कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है, शरद पवार इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी विपक्ष हताशा में चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। इसी तरह से जो डेटा मांगा जा रहा है, जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, उन आंकड़ों की भी गुंजाइश बहुत कम है कि वो तश्तरी में इलेक्शन कमीशन वो आंकड़े कांग्रेस को दे दे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दे। तो डेटा, जिस तरह का डेटा कांग्रेस मांग रही है, वो डेटा शायद ही शेयर हो। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, क्योंकि विपक्ष या एक बहुत बड़ा तबका, उसको भरोसा नहीं रहा मशीनों पे, चुनावी प्रक्रिया पे, वो चाहे वोटर लिस्ट का मामला हो, जो अभी अरविंद केजरीवाल ने सबूत के साथ उठाया है कि वोटर लिस्ट में नाम किस तरह काटे जाते हैं और किस तरह से इसमें निचले स्तर पे अधिकारी और बीजेपी का काडर और बूथ और पन्ना प्रमुख संभालने वाले लोग मिले हुए हैं। तो गड़बड़ियां हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग, क्योंकि एक पार्टी है, खुद कटघरे में खड़ा है, चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे अभिभावक हैं, सुप्रीम कोर्ट, संविधान के आप कह सकते हैं रक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना होगा, और सुप्रीम कोर्ट को जांच करानी होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटर करें, और ये जांच सीबीआई को दी जाए, और सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। अगर सीबीआई की जांच के आदेश होते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी चुनावी प्रक्रिया है, आप वोटर लिस्ट चेक करिए, कौन से नाम काटे गए, कौन से लोग एग्जिस्ट करते नहीं करते, सीबीआई को सारा डेटा शेयर किया जाए। वो स्ट्रांग रूम जहां पर मशीनें रखी जाती हैं, जहां पर बैटरी बदलने के आरोप लग रहे हैं कि नई मशीनें रख दी गई, उस स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी फुटेज है या पूरे प्रेमाइसेस में जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सब सीबीआई अपने कब्जे में ले, सारा डेटा ले, मशीनें ले, जो डेटा मिटा दिया है उसको रिट्रीव करने की कोशिश करे। अगर इस तरह की एक्सरसाइज होती है लिखा पढ़ी में, कानून के अंडर में, कानूनी तौर पे, और सीबीआई करती है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है उसे निष्पक्षता के साथ, तब आप कोई उम्मीद कर सकते हैं, तब उम्मीद कर सकते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हुआ है। अगर गड़बड़ है तो फिर राजीव कुमार जाने, और गड़बड़ नहीं है तो राजीव कुमार को हम क्लीन चिट देते हैं कि नहीं साहब, विपक्ष हार रहा है, आपकी गलती नहीं है,
पब्लिक हरा रही है, मशीनें नहीं हरा रही। तो राजीव कुमार के लिए भी एक बेहतर स्थिति है। जो उन पर आरोप लग रहे हैं जिसकी वजह से उनको शेरो शायरी करनी पड़े, उनको नहीं करनी पड़ेगी। सीबीआई मॉनिटर्ड एक जांच हो जो सुप्रीम कोर्ट कराए, वही इसमें हल है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मोदी जी को लगता है कि वो अपनी मेहनत के दम से जीत रहे हैं, वो अमित शाह की चुनावी रणनीति की वजह से जीत रहे हैं, चाणक्य जिता रहे हैं, भले वो बटेंगे कटेंगे कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अगर बीजेपी अपने दमखम और अपने दिमाग से ये चुनाव जीत रही है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शुड बी द फर्स्ट पर्सन, वो पहले आदमी होने चाहिए जिनको कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई मॉनिटर्ड एक जांच कराए। मोदी जी को खुद आगे बढ़ जाना चाहिए, राजीव कुमार को खुद आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर झूठे आरोप लग रहे हैं तो इससे अच्छा मौका मोदी जी के पास भी नहीं है, राजीव कुमार के पास भी नहीं है। अगर वो स्वयं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच कराए, सीबीआई मॉनिटर्ड जांच, अगर ऐसा होता है तो मुझे दोस्तों लगता है कि यही सबसे बेहतर पोजीशन होगी। वरना 2029 में अगर मोदी जी खुदा ना खास्ता 400 पार चले गए तो हो सकता है वो अंतिम इलेक्शन हो मशीनों पर, और उसके बाद आंदोलन हो पेपर बैलेट के लिए। तो डिसाइड कहीं ना कहीं सरकार को भी करना है और सुप्रीम कोर्ट को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब दोस्तों हमेशा की तरह मैंने आज कुछ एक्सपर्ट बुलाए थे सेकंड ओपिनियन देने के लिए, जिसमें हेमंत अत्री साहब थे, जगदीप छोकर साहब थे जो प्रोफेसर हैं, आईएम के एक्सपर्ट हैं चुनावी प्रक्रिया के, लखेड़ा साहब थे। लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्डिंग करता है स्ट्रीम यार्ड, उसमें कुछ ऑडियो फॉल्ट था जिसकी वजह से आज ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया। लेकिन मेरी कोशिश रही कि आने वाले दिनों में जैसे ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच ठीक होता है तो गेस्ट आएंगे। आज के थोड़ी माफ़ी चाहूँगा और आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स लिखिए, लाइक बटन दबाइए, अपनी बात रखिए, आइडिया रखिए, और अगर कहीं गलतियां हैं तो वो भी आप पॉइंट आउट करिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साझा करिए अपने मित्रों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।